ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये यूजीसी नेट का 2014 का समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र है। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा किया था। और ये जो क्वेश्चन नंबर 41 है इस पे सभी बच्चों को कॉमन नंबर दिया गया था। ठीक है, यह अपवाद क्वेश्चन है और इसके अंतर्गत जैसे आंध्र बेतई का नाम इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट की बात किया इसने, है ना, पुस्तक को लेकर। और ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित था। और यहाँ आंध्र बेतई का नाम बेसिकली रिलेट नहीं होता है। और एक नाम आता है पी चट्टोपाध्याय। ठीक है, चट्टोपाध्याय की भूमिका इस पुस्तक में आती है। सन 1985 में इनके द्वारा दी गई जो है पुस्तक थी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं इन किताबों के नाम जो है करेक्ट कि कौन किससे रिलेट कराते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरी किताब में तो एंटीनॉमीज ऑफ सोसाइटी है। ये एक प्रकार की फिलॉसफी से संबंधित पुस्तक है और ये किताब जो है आंद्रे बेतई की है। ये किताब अगर हम बात करते हैं तो आंद्रे बेतई की है। ठीक है, आंद्रे बेतई आप ध्यान रखेंगे। और ये किताब बेसिकली 2000 में आया था। ठीक है, 2000 में ये पुस्तक प्रकाशित की गई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। मैंने कल आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा था और वही हुआ, क्योंकि यहाँ बेसिकली मिस्टेक था एक प्रकार का, है ना, ऑप्शन को रिलेट नहीं कर रहा था। कुछ तो किताब के नाम में ही उस विद्वान का नाम ही नहीं है। ग्लोबलाइजेशंस एंड इट्स डिस्काउंटेड की बात करते हैं, डिस्काउंटेड की बात करते हैं तो यहाँ नाम जोसेफ का आता है। ठीक है, यहाँ नाम जोसेफ का नाम आता है। और आप कह सकते हैं कि इस जो है ईस्ट गालिटिस ई जोसेफ का नाम, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट का नाम आता है इस पुस्तक में। और ये किताब बेसिकली 2002 में प्रकाशित की गई थी। 2002 में प्रकाशित की गई थी। इस किताब का भी नाम आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एंथोनी गिडिंस के बारे में तो एंथोनी गिडिंस की ये किताब है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी शब्द को लेकर। और ये किताब प्रकाशित हुई थी 1990 में। ठीक है, 1990 में। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इसके संबंध में ध्यान में रखना होगा। ये पुस्तक का नाम है बेसिकली, है ना, ये आंद्रे बेतई का हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो नाम आएगा पी चट्टोपाध्याय का नाम है, जो बेसिकली रिलेट कराते हैं इकोनॉमिक परिपेक्ष को। ठीक है, ये प्रक्रिया को। और इसमें AR देसाई का भी नाम मिलता है। मैंने कहा ये किताब के संबंध में 2 विद्वानों के नाम आते हैं। मैंने कल की क्लास में आप लोगों से चर्चा भी यही चीज़ किया था, है ना। तो इसी पहले वाली किताब की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडियाज़ को लेकर बात किया गया था इस किताब में, GDP ग्रोथ को लेकर। और इस परिपेक्ष में पी चट्टोपाध्याय 1985 की किताब को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पुस्तक रही, मेथडोलॉजी पर बेस्ड था ये किताब। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं इसके संबंध में। ठीक है, चलिए, तो अब इस प्रश्न का कोई ऑप्शन सही यहाँ पे नहीं माना गया था। आयोग के द्वारा जो है कॉमन नंबर दिए गए थे सभी बच्चों को। मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 42 पे। एक ऐसी अभिवृत्तियाँ और व्यवहार जो किसी व्यक्ति के अपने लैंगिक मानदंडों के अनुरूप होती है तो उन्हें कहते क्या हैं? 4 ऑप्शन आप। लिंग तारतम्यता, लिंग ततात्मता शब्द है, लिंग उपयोगिता शब्द है, लिंग व्यवस्था शब्द है, लिंग संवेदनशीलता शब्द भी है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने यहाँ और आप बता भी सकते हो किस ऑप्शन की तरफ आप झुकाव कर सकते हैं, प्लीज़। जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है तदात्मय या तदात्मयता शब्द, इसी हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, और जेंडर जो है उपयुक्तता का मतलब होता है एक प्रकार से अप्रोप्रिएट शब्द आप
शामिल कर सकते हैं, और वो भी अप्रोप्रिएटनेस शब्द को रिलेट कराएंगे। तो जेंडर सिस्टम और सेंसर, एक प्रकार के सेंसरीज इशू जो होता है वो जेंडर संवेदन को रिलेट कराता है। लेकिन प्रश्न था कि ऐसी अभिवृत्ति या एक ऐसा एटीट्यूड और बिहेवियर जो किसी व्यक्ति के अपने लैंगिक मानदंडों के आधार पर, है ना, जेंडर नॉर्म्स है ये, और उन्हीं के आधार पे आप इसे क्या कहना उचित समझेंगे। तो लिंग उपयुक्तता शब्द आप यहाँ पे शामिल करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। और इनमें ना सामाजिक और व्यवहारिक मानदंडों का एक समूह होता है, इनमें एक विशेष समुदाय होता है। अब जब वो विशेष समुदाय हुआ तो इसका मतलब है कि उस समुदाय में जेंडर, ठीक है, रंग और वंश के आधार पर किसी विशेष के लिए उपयुक्तता को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा भी कम्युनिटी होती है या बनाया जाती है बेसिकली सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा, ताकि उस कम्युनिटी के लोगों को जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ठीक है, अब मान लीजिए उस कम्युनिटी में लगभग 50-60 या 30-35 लोग ऐसे हैं जो जागरूक नहीं हैं या किसी बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, तो उनमें आपने उस तरीके का प्रक्रिया को बनाते हुए ग्रुप के माध्यम से ही आपने उसको कम्युनिटी बना दिया। ठीक है, परंतु ध्यान रहे वहाँ पे जेंडर, रंग, वंश एक ही होगा, यानी एक विशेष होगा। ठीक है, उन्हीं के आधार पर जब हम इस शब्दों को रिलेट कराते हैं तो वहाँ हम कहते हैं कि ऐसी एटीट्यूड या ऐसी अभिवृत्तियाँ और व्यवहार जो किसी व्यक्ति के अपने लैंगिक मानदंडों के अनुरूप हो सकता है, और वो सही जवाब अपने लैंगिक मानदंडों के अनुरूप होने के परिप्रेक्ष्य में वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ना कि जेंडर की पहचान। ठीक है, और पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत जवाब है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे अब हम लोग 43 को लेकर। कहता है कि विकसित रूप से आधुनिक जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक बार आपके जवाब जानना चाहूंगा, तत्पश्चात मैं इस प्रश्नों पर सर माल्थस। माल्थस का जवाब आ रहा है आप लोगों का। फ्रैंक नोस्टिन। बिल्कुल, यहाँ किसी बच्चे ने जवाब दिया है नंबर बी आएगा सर इसका, फ्रैंक नोटे स्टेन का नाम। और यदि आप यहाँ इनकी बात कर रहे हैं कि विकसित रूप से जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत में, तो फ्रैंक नोटेस्टीन ही इससे संबंधित है। आप यहाँ पर बी ही ऑप्शन को लगाएं, बी करेक्ट जवाब है। फ्रैंक नोटेस्टीन ने उर्वरता संबंधित परिवर्तन को लेकर बात किया था। वो शब्द आता है उर्वरता शब्द, और इसी संबंध में परिवर्तन को लेकर जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के माध्यम से समझाया है। इसमें इन्होंने 3 स्थितियों का बारे में परिचर्चा किया था। पहली स्थिति तो ये थी कि जनसंख्या की वह स्थिति जिसमें उर्वरता निम्न स्थिति से भी नीचे हो गई है या नीचे चली गई है। दूसरी स्थिति वो थी कि जिसमें जहां जन्म दर से मृत्यु दर भिन्न है ना, उससे अलग है, और वृद्धि दर तीव्र है, लेकिन जन्म दर में गिरावट आ रही है। इस परिस्थिति में ये दूसरा स्टेटमेंट फ्रैंक नोटेस्टीन महोदय ने दिया। तीसरी स्थिति जहां अभी मृत्यु दर उच्च है, यह जनसंख्या वृद्धि को निश्चित कर देती है। तो इन तीनों कंडीशन को जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत को रिलेट करते हुए फ्रैंक नोटेस्टीन महोदय ने अपने विचारों को प्रकट किया था, है ना, जहां जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत स्पष्ट कर देता है कि किस प्रकार का एक अति पिछड़ा क्षेत्र हो सकता है। इन प्रक्रिया में ये शब्द आता है। यहाँ अगर ऑप्शन में
W.S. थॉमस का नाम होता तो वो ऑप्शन भी सही होता, क्योंकि जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में W.S. थॉमसन का भी नाम आता है नोटेस्टीन के साथ। ठीक है, ये दोनों विद्वानों इन तीनों चरणों को लेकर, इन तीनों स्थितियों को लेकर विचार विमर्श करने वाले विद्वान आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन रॉबिन्सन्स हो गए, किंग्सले डेविस हो गए, ऐसे लोग ऑप्शन में आते रहते हैं। माल्थस भी आते हैं, एडम स्मिथ भी आते हैं, ये लोग इस प्रश्न को गलत कर जाते हैं, ये ऑप्शन में सत्य नहीं होते हैं। तो केवल जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत, वो भी विकसित रूप में आज के समय में आधुनिकता के रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करिएगा। याद रहे, माल्थस का नाम बहुत सारे बच्चे लगा सकते हैं। यदि आप यहाँ पे आधुनिक के आधार पर, विकसित के आधार पर जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत बताएंगे तो ये दो नाम याद रहे, W.S. थॉमसन और नोटेस्टीन का नाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे 44। उच्चतर प्रजनन शक्ति संबंधित है, आपको बताना है। ये तीन ही यहाँ पर कूट दिए गए हैं, बट 4 पॉइंट दिए गए हैं, आप जवाब बता सकते हैं। 1 2 3 होगा। 1 2 3 होगा। ओके, चलिए मैं अब आपसे इसी प्रश्नों पर विचार विमर्श करना चाहूँगा। देखिए, उच्चतर या उच्च प्रजनन दर बेसिकली, या उस उच्चतर प्रजनन शक्ति से संबंधित ये सवाल है। इसमें विवाह के समय कम आयु और घरेलू आय का निम्न स्तर और उच्चतर निरक्षरता की दर, ये तीन एक ऐसे रीजंस कह सकते हैं जो उच्चतर प्रजनन शक्ति से संबंधितता को दर्शा सकते हैं। सर 1 3 4 नहीं, 1 3 4 2 चौथा 3 सर। सही जवाब होगा। 1 2 3 सही जवाब होगा। जो ऑप्शन नंबर आप 4 कह रहे हैं, शहर जनसंख्या का, ठीक है, शहर जनसंख्या का उच्चतर अनुपात के रूप में, ये शब्द सर रिलेट नहीं करता है उच्चतर प्रजनन शक्ति को। ठीक है, और देखिए, उच्चतर प्रजनन शक्ति विवाह से कम आयु, घरेलू आय का निम्न स्तर, उच्चतर निरक्षरता की दर से संबंधित है। जहां गरीबी, मनोरंजन का अभाव, अशिक्षा व्याप्त हो, हमेशा वहां हमेशा उच्च प्रजनन दर ही पाई जाएगी। ये बात सही है, लेकिन शहरी जनसंख्या को अगर आप कह रहे हैं तो ये बेसिकली तटस्थ रूप से सत्य नहीं है, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात? गरीबी, मनोरंजन का अभाव दर्शाया जा रहा है, साथ ही अशिक्षा व्याप्त है वहाँ पे, तो वो रीजन एक प्रकार से बन सकता है उच्चतर प्रजनन शक्ति। और 1 2 3 मैं आप सबसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है ना? ये सवाल आपका सही है। चलिए एक बार म्यूट रहिए आप लोग, और भी चीज़ों पर हम लोग विचार विमर्श करना चाहेंगे, है ना? और अगले प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, आपको स्क्रॉल करना है नीचे, तो आप इन्हीं के आधार पे जवाब फिर दे भी सकते हैं। पहला शब्द देखिए, यहाँ पे अनिवार्य प्रवसन है, फिर प्रचलन प्रवसन है, प्रवासी शब्द है, सहचारी प्रवसन है, ऐसे शब्द आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, पहले तो मैं एक साधारण बात बताना चाहूँगा प्रवासी के बारे में। प्रवासी शब्द आप सभी लोगों को मालूम होगा, आप सब लोग भलीभांति तरीके से जानते हैं। प्रवासी का मतलब सीधा सीधा ऐसा होता है कि वह व्यक्ति जिसके सामान्य निवास के बाहर गणना की जाए। अब बताओ, जो पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति जिसकी सामान्य निवास से बाहर गणना की जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रवासी कहते हैं। प्रवासी कहेंगे। प्रवासी। ये सहचारी प्रवसन सर, सहचारी प्रवसन। अरे भाई, कैसे सहचारी कह सकते हो बताओ? सहचारी तो सेकंड वाली था ना। सहचारी नहीं हो सकता राकेश जी, सहचारी कैसे हो सकता है? सहचारी में देखिए जरा, पॉइंट नंबर बी वाले में जरा पढ़िए। कहता है कि उस व्यक्ति के साथ रहने वाले पति पत्नी और बच्चे जो सामान्य निवास से अलग स्थान पर रहते हैं, वो शब्द दर्शाता है सहचारी। सहचारी प्रवसन। हाँ बिल्कुल, सहचार में साथ में रहते हैं। साथ में।
तो कहने का आशय होता है उस व्यक्ति के साथ रहने वाले पति पत्नी और बच्चे जो सामान्य निवास से अलग स्थान पर जाकर रह रहे होते हैं, उसे सहचारी कहते हैं। ये शब्द आपको सही तरीके से यहाँ पर परिभाषित करेगी। अतः मैं आप सभी से ये बात कह सकता हूँ कि सहचारी प्रवचन का जो आशय बनता है इन्हीं क्रियाओं को रिलेट कराता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक शब्द आता है अनिवार्य प्रवचन। ये भी युद्ध हिंसा के कारण का टाइप होता है, जैसे युद्ध हो गया, हिंसा के कारण विस्थापित व्यक्ति जो अन्य स्थान पर पड़ाव डाल कर रहते हैं, पड़ाव डालकर रहते हैं। पड़ाव का मतलब जानते हैं, पड़ाव डालकर रहते हैं। पड़ाव का आशय एक सर कैंपिंग। कैंपिंग, बिल्कुल सही बात, आप ऐसे कह सकते हैं। पड़ाव मतलब किसी यात्री दल के यात्रा के बीच में प्रायः रात बिताने के लिए कहीं ठहरने का एक भाव रिप्रेजेंट करता है और उस प्रक्रिया में हम उसे पड़ाव कहते हैं। तो युद्ध और हिंसा के दौरान ऐसा होता है, और युद्ध और हिंसा के कारण विस्थापित व्यक्ति जो अन्य स्थान पर पड़ाव डालकर रहता है ना, उस क्रिया को हम लोग अनिवार्य प्रवचन शब्द से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति या ग्रुप जो प्रत्येक वर्ष कुछ समय के लिए अपने सामान्य निवास से अलग स्थान पर कार्य की तलाश में आए हो और मूल निवास स्थान पर वापस आ जाते हो, है ना, और मूल निवास स्थान पर वापस आ जाते हो। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो शब्द दर्शाया जाता है उसे हम लोग प्रचलन प्रवासन शब्द से संबोधित कर सकते हैं। प्रचलन, है ना, क्या शब्द से डिनोट करेंगे? प्रचलन प्रवसन शब्द से डिनोट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रकार के आप कह सकते हैं कि टाइप हैं, प्रवसन के टाइप हैं जहाँ पर ये शब्द रिलेट हुए हैं। ठीक है, अतः इस शब्द का अगर इस प्रश्न के अगर ऑप्शनों का अगर हम लोग विकल्प का चुनाव करें तो ए का जो गया है वो 3 है, बी का जो गया हुआ है इस समय वो 4 है, और सी वाला जो पॉइंट मैच हुआ है वो आपका 1 है, और फोर्थ वाला जो रिलेट हुआ है वो 2 है। तो जिस ऑप्शन में 3, 4, 1, 2 मैच होगा वही ऑप्शन सही होगा। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। अतः आप कह सकते हैं कूट जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 वाले में है और यही सही सूची बनाई गई है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 इजी है ना। अगर आपको स्क्रीन थोड़ा सा छोटी दिख रही होगी तो अपने फ़ोन को घुमाकर आप लोग थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं, स्क्रीन बड़ी दिखाई देने लगेगी आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 के बारे में। 73वें संवैधानिक संशोधन में ग्राम पंचायतों में निम्नलिखित उपबंधों को शामिल किया गया था। आप सब 1, 2, भी होगा। 3 अब आप बताइए जरा कि इस कूट के अनुसार सर्वाधिक सही युग्म का चयन कौन सा हो सकता है? सर ढीला आरक्षण दलित वाला और डी 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 सर 1 2 थर्ड 3 वाला। 1 2 3 1 2 3 अच्छा डी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यदि मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ कि महिलाओं के लिए आरक्षण की बात, पहले पॉइंट पर दलितों के लिए आरक्षण की बात, ठीक है, और निर्णय लेने के लिए ग्राम सभा को शामिल किया। यहाँ पे देखिए ग्राम सभा मेन पॉइंट है, तो केवल बनाया गया शब्द है निर्णय लेने में, है ना, ये शब्द, बाकी मेन तो ग्राम सभा है। ठीक है, ये शब्द जनता की भागीदारी, देखिए जनता की भागीदारी को आप हटा दीजिए, है ना, जनता की भागीदारी को आप हटा दीजिए, तो ऊपर का जो 1, 2, 3 पॉइंट लिखा हुआ है ये तीनों पॉइंट 73वें संवैधानिक संशोधन में ग्राम पंचायतों में उपबंधों में शामिल किया गया था। आप सबको पता भी होगा, मैंने इसी कई बार क्लासेस भी ली हैं। तो 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कितना, 1/3 33 तथा दलितों के लिए सीटों का आरक्षित किया गया है, अर्थात आरक्षण प्रदान किया गया है, और निर्णय लेने में ग्राम सभा को शामिल करने का प्रावधान भी है। तो इनमें वित्त स्थिति के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन, 5 वर्षों में चुनाव, न्यूनतम आयु, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा पदों को भरना, ग्राम सभा का गठन,
इत्यादि जैसे इन शब्दों को संबोधित किया गया है 73वें संवैधानिक संशोधन में। और सही जवाब आपका बेसिकली ऑप्शन नंबर जो जा रहा है वो थर्ड यानी सी वाला ही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है सर जी। डी होगा ना डी सर? सर, डी होगा। सर डी होगा ना? सॉरी 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 सॉरी, 1 2 3 हेलो 4 होगा भाई। हाँ डी होगा, ऑप्शन नंबर 1 2 3 1 2 3 यही तो है, 1 2 3 ना, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे। और अगला सवाल हमारे सामने 47 नंबर का है। सोशल डिवियंस इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताने हैं प्लीज। इस प्रश्न एमजेड खान। संजय खान, अच्छा आर आहूजा सर, आर आहूजा। बी आर सर। आहूजा, अरे आर आहूजा, चलो अच्छा आर आहूजा। और भी कोई लोग? चलिए मैं बताता हूँ। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो सोशल डिवियंस इन इंडिया नामक की जो पुस्तक है सुनील चंद्र के द्वारा ये किताब बेसिकली प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा? सुनील चंद्र के द्वारा। जो कि ऑप्शन नंबर अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो रिलेट कराते हैं ये ऑप्शन नंबर ए को। अच्छा, इस किताब में क्या भूमिका है? सोशल डिवियंस इन इंडिया की बात हम कर रहे हैं, है ना। बेसिकली मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि सुनील चंद्र एक समाजशास्त्रीय विचारक हैं। उन्होंने इस पुस्तक में विचलनकारी जो तत्व होते हैं, है ना, उन तत्वों के विषय में, विचलनकारी जो तत्व होते हैं उन तत्वों के विषय में इस पे विचार विमर्श इन्होंने किया है। और इन्होंने ये भी बताया है कि किस प्रकार ये तत्व अपनी भूमिका निभाते हैं, इनका प्रभाव जनमानस पर किस प्रकार से पड़ता है। ये सोशल डिवियंस इन इंडिया की पुस्तक में ही बताया गया है। भारत में वर्तमान सामाजिक मुद्दों को लेकर भ्रष्टाचार हो गया। हालांकि भ्रष्टाचार भारत का एक सबसे व्यापक स्थानिक प्रोसेस है जो इसमें तेज़ी से और समझदारी से निपटा जाना चाहिए। भ्रष्टाचार में, है ना, भारत में एक सामाजिक मुद्दों को रिलेट कराता है ये। कभी कभी इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। यहीं एक पुस्तक के नाम में शब्द बन जाता है हमारे सामने सोशल सर्विस इन इंडिया, ठीक इसी प्रकार की है। सोशल डिविजन्स इन इंडिया से ही संबंधित है। हम लोग बोलते हैं उसे सोशल, बोलते हैं हम लोग इसे सोशल सर्विसेज इन इंडिया करके। और ये पुस्तक नाम आता है ब्लंट का नाम आता है यहाँ पे, है ना। वो पुस्तक जो है ब्लंट का नाम आता है। और ये आप लोगों को थोड़ा सा इनके संबंध में भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सही ऑप्शन का विकल्प का अगर हम बात करेंगे तो पहला ऑप्शन आपका सही जाएगा। बाकी एमजेड खान का नाम और एसपी श्रीवास्तव का नाम, आर आहूजा का नाम, हालांकि इंडिया के ही समाजशास्त्री विद्वान हैं, लेकिन सोशल डिवियंस इन इंडिया जैसी पुस्तकों, जैसी किताबों पर विचलन जैसे कारक पर बातचीत नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? ये सवाल आपके सामने है। भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? ये नहीं शब्द है, अंडरलाइन करिए और उसके बाद जवाब का चयन करिए। ए वाला। इसमें पूछा है कि भारत में जनसंख्या शिक्षा से या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित। शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्या सर, से सी। जागरूकता करना। सी ऑप्शन होगा सर। देखिए सी पहला ऑप्शन किसी फर्स्ट होगा सर, सी नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट के बारे में भी और सी के बारे में। पहले मैं आपको सी बताता हूँ। जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना। भारत में जनसंख्या शिक्षा को लेकर बात हुई। भारत में अगर हम बात कर रहे हैं जनसंख्या शिक्षा के बारे में बात किया गया है, किस पे ध्यान नहीं दिया गया है। एक तथ्य आधारित प्रश्न है। मैं आपसे कहूँ कि जनसंख्या नियंत्रण पर इसने बात नहीं किया है, उसके उपाय को लेकर, ठीक है। जनसंख्या में तो भारत में
परिवार के आकार और राष्ट्रीय जनसंख्या में परिवर्तन व्यक्ति पर प्रभाव के बारे में सटीक जानकारी प्रोवाइड कराता है। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि परिवार के आकार और राष्ट्रीय जनसंख्या में परिवर्तन के व्यक्ति पर प्रभाव के बारे में सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड कराता है। तो मेरे कहने का आशय छात्रों में परिवार के आकार के प्रति समझ विकसित करना, पहला पॉइंट। जनसंख्या में वृद्धि के कारणों और परिणामों को समझने में व्यक्ति की सहायता करना, दूसरा पॉइंट। और परिवार के आकार और राष्ट्रीय जनसंख्या में परिवर्तन के व्यक्ति पर प्रभाव के बारे में सटीक जानकारी, तीसरा पॉइंट। और इसी तथ्य को समझ विकसित करना कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, युवा पीढ़ी के लिए अच्छी संभावनाएं सुनिश्चित करने हेतु भारतीय परिवार छोटे और कॉम्पैक्ट होने चाहिए, ये चौथा पॉइंट जहां पर भारत में जनसंख्या शिक्षा पर विचार केंद्रित किया गया है। व्यक्ति को यह समझने में सक्षम बनाना कि एक विशाल जनसंख्या व्यक्ति और समाज को कैसे प्रभावित करती है। साथ ही साथ छात्रों को जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा को समझने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाना, परिवर्तन में जनसंख्या स्थितियों के लिए या उसके बारे में सचेत और सही निर्णय लेने में उन्हें सक्षम बनाना, जनसंख्या लक्ष्यों को पूरा करने में सरकार के प्रयासों में सहयोग हेतु प्रेरित करने में इन संदर्भों को दर्शाता है भारत में जनसंख्या शिक्षा को लेकर। जैसे पर्यावरण संबंधी समस्या के प्रति जागरूकता पैदा करना शामिल है, जनसंख्या गतिकी को जागरूकता के विकसित करना शामिल है, जनसंख्या नीति के संबंध में नए ज्ञान सृजन करना शामिल है, परंतु जनसंख्या नियंत्रण के मुख्य उपाय तैयार करना ऐसी कोई प्रक्रिया शामिल नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे किस चीज़ का उपाय शामिल होगा इसमें, अब उसे भी जान लीजिए। जनसंख्या शिक्षा के उपाय में स्कूली पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा नामक विषय को शामिल किया गया है, ये बात को ध्यान रखिए, विषय को शामिल किया गया है। जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के लिए सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण शामिल किया गया है। पंचायत स्तर पर वेब सीरीज जैसे पंचायत श्रव्य अदृश्य कार्यक्रम और सम्मेलनों के माध्यम से जागरूकता शामिल किया गया है। लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि और उनकी शिक्षा पर बल दिया गया है, ये उपाय उसके अंतर्गत सुझाए गए हैं। और सही जवाब बेसिकली इनमें से कौन सा नहीं बात था, किस पे केंद्रित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही था, तीसरा वाला। ठीक है, हेलो सर। बताइए। सर, ये भी जनसंख्या शिक्षा की बात करें तो फिर नियंत्रण को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए अंतर्गत जनसंख्या में, अब म्यूट हो जाइए प्लीज, म्यूट हो जाइए, है ना। अब सुनिए, भारत में जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण के मुख्य उपाय तैयार करने का ध्यान केंद्रित नहीं किया गया, बल्कि उसमें शहरीकरण, पर्यावरण के संबंधित जागरूकता पैदा को शामिल कर दिया गया, है ना, जागरूकता विकसित करने के संबंध में, क्योंकि यहाँ जो परिप्रेक्ष्य या जो दृष्टिकोण था वो ज्ञान से संबंधित था, कौशलों से संबंधित था, समाज को किस तरीके से प्रभावित करता है सक्षम बनाने में, उससे शामिल था। यहाँ आप ये ना कहें कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए है, जनसंख्या शिक्षा के संबंध में बात किया गया यहाँ पर, और उनमें से पूछा गया कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर बिल्कुल भारत की भूमिका इस पर नहीं थी कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए, है ना, बिल्कुल भूमिका नहीं थी। ये आप इस तरीके से तटस्थ के रूप में चाहे तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। और कैसे नहीं था, है ना, मैंने आपको बता दिया कि इसकी भूमिका बिल्कुल उसमें नहीं थी, उसमें तो केवल जागरूकता था, शिक्षण प्रशिक्षण था, ज्ञान था, कौशल था, इसको विकसित करने से संबंधित था वो, है ना, उससे। यहाँ जनसंख्या नियंत्रण के लिए भूमिका क्या जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत आएगा, सोचने वाली बात है, बिल्कुल नहीं हो सकता। जनसंख्या नियंत्रण अगर आपको करना है तो जनसंख्या शिक्षा से संबंधित होगा ही नहीं, है ना, यहाँ विचार विमर्श इस पर हुआ ही नहीं था। और इसको इजी करूं क्या, बताओ, अगर कहते हो तो और इजी कर सकता हूँ। सर समझ में आ गया। बात है सर ये जनसंख्या गतिकी का थोड़ा सा बता दीजिए।
गतिकी मतलब डायनामिक, जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता पैदा करना, मतलब अब जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उस पर हमें क्या करना चाहिए, उस पर जागरूक करना। इस परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या गतिकी शब्द को रिलेट कराया गया। यहाँ देखो मैं आपको बता दूं, जनसंख्या नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तो जैसे मैं आपसे कह सकता हूँ कि गर्भ निरोधक, ठीक है, संभोग स्थगन, शिशु मृत्यु दर को कम करना, है ना, जिससे लोगों का जो डर है, जिससे बच्चों के ना बचने का कम हो, है ना, और अनावश्यक बच्चे ना पैदा करें, ठीक है। इस तरीके की प्रोसेस में जनसंख्या गतिकी जैसे प्रतिक्रिया में जागरूकता की बात किया गया। गर्भपात वाली कंडीशंस को भी दर्शाया गया, है ना। उन परिप्रेक्ष्य में नाम आता है जागरूकता। छोटे परिवार का महत्व बताया गया। गर्भ निरोधक गोलियां, कंडोम का उपयोग समाज के लिए एक वैक्टोमी शब्द को दर्शाता है इसके अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपायों में। तो यहाँ जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय बिल्कुल संदर्भित नहीं करता कि भारत में जनसंख्या शिक्षा के लिए कि इन शब्दों पर विचार किया जाए, ठीक है। अतः आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 ही सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पर। कहता है कि एक सूची 1 दिया गया है, दूसरी सूची 2 दी गई है। आप देख सकते हैं इस समाजशास्त्र में कई ऐसे पुस्तकें आ रही हैं, बार बार रिपीट हो रहा है या तो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। और मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था ये बात, इसलिए मैं एमपी सेट में यही पैटर्न चला रहा था विद्वानों का एक, है ना, जो उसके अंतर्गत भिन्न भिन्न जो स्टेटमेंट दे रहे थे। आप ही लोगों में से किसी बच्चे ने कहा कि प्रैक्टिस करवाया जाए, तो प्रैक्टिस के आधार पर भी इन चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे एक प्रश्न हमारे सामने यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है कि आपको बताना है यहाँ पे MB। अच्छा, पहले तो आप ट्रिक बता दीजिए क्योंकि मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया है। क्या ऑप्शन होना चाहिए सर? फर्स्ट सामने सामने के मैच हो जाएंगे। हाँ सर, वही ऑप्शन ए आ रहा है। चलो अच्छा, ऑप्शन ए आप लोगों का विचार में रिप्रेजेंट हुआ है। अच्छा, मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये देखिए एक ट्रिक है, और ये ट्रिक चाहे वो सोशोलॉजी की पुस्तक में हो, चाहे वो सोशल वर्क की पुस्तक में हो, पेपर में हो, और ये वहाँ पे भी कारगर साबित हुई है। जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया है कि जब आपको दिखे कुछ यूनिक नाम, है ना, कुछ यूनिक पुस्तकें, जैसे आप हालांकि पढ़ते जो मेन विद्वानों के बारे में कई बार पढ़ते हैं, ऐसा 1-2 प्रश्न तो आते ही रहते हैं पेपर में, है ना। तो आप सीधा सीधा करिए कि वो आमने सामने का ही मैच होता है। ये एक ट्रिक के माध्यम से ऐसा बताया गया। पहले भी मैंने कई बार इस तरीके की चीज़ों को सॉल्व भी किया हूँ, है ना, देखा भी हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ MB जो है क्लिनार्ड के बारे में, तो इन्होंने सोशल या सोशोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर नामक एक पुस्तक इन्होंने मेंशन किया, है ना। एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई, नाम आप ध्यान रख सकते हैं सभी लोग, ठीक है, मार्शल B क्लिनार्ड। इनकी ये पुस्तक सन 1957 में आई थी, 1957 में आई थी। इन्होंने इस किताब में बताया कि व्यक्ति के व्यवहार पर उसके समाज और संस्कृति का व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो विचलन की प्रक्रिया के लिए सामाजिक परिवेश का विशेष महत्व जो है इस किताब में दर्शाया गया है, ठीक है। ये आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखना होगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो एक किताब और हमारे सामने प्रेजेंट होती है, डिलिंक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटीज। और इस किताब में आपको मैं बता दूं 2 विद्वानों के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अपॉर्चुनिटीज शब्द में, और वो आ जाता है R.A. क्लोवर्ड का नाम, और आप दर्शा सकते हैं L.E. ओहलीन का नाम, है ना। इनके नाम जो है इस पुस्तक में प्रकाशित किए गए हैं। और ये किताब बेसिकली जो दर्शाई गई वो इसमें अवसर ना मिलने के कारण व्यक्ति असफल होते हैं। तो इन्होंने कहा कि अवसर ना मिल पाने के कारण वे सफल नहीं हो पाते हैं। इन प्रोसेस में इस किताब के अंतर्गत दर्शाया गया था, इस किताब के अंतर्गत दर्शाया गया था। सुझाव इसी के बारे में दी गई थी। सन 1965 में
ये किताब जो है एक प्रकार से प्रस्तुत की गई 1965 में। A.K. कोहन का नाम आता है और इनका नाम तो आप लोगों ने समाज कार्य में भी देखा होगा, है ना, कोहन का नाम। और इन्होंने बात किया है डेलिक्वेंट बॉयज़ नामक पुस्तक में, है ना। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है ये और इनके नाम बेसिकली आते हैं पेपर में। और ये किताब जो रिप्रेजेंट की गई, विचलन को समाज के लिए सेफ्टी वॉल्व कहा था। विचलन का सेफ्टी वॉल्व जो बोला गया है, सेफ्टी वॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखिएगा, सेफ्टी वॉल्व। ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये डेलिक्वेंट बॉयज़ की किताब के अंतर्गत दर्शाया गया है और कहा है कि अपराध समाज के लिए चेतावनी यंत्र की तरह कार्य करता है ना। बात समझ रहे हैं आप लोग? प्लीज बताइए। जी सर। हाँ, तो मेरे कहने का जो आशय है इसके अंतर्गत, अगर आपसे पेपर में बन भी जाए सवाल कि डेलिक्वेंट नामक पुस्तक किस विद्वान के द्वारा प्रकाशित हुई या दिया गया, तो आप सीधा सीधा नाम लगाएंगे A.K. कोहन का नाम। A.K. कोहन का नाम। बताइए, अब ये किताब कोहन ने 1955 में प्रकाशित किया था, 1955 में दिया था। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 44 जुवेनाइल ट्विक्स, और ये किताब जो प्रकाशित हुई जे बावली द्वारा दी गई। जे आप कह सकते हैं यहाँ पर जे बाउल वी के द्वारा दी गई और ये सन 1944 में ये किताब प्रकाशित हुई, 1944 में। इस किताब में इन्होंने किशोरों के चोरी करने के कारण के बारे में बताया। जो किशोर लोग हैं, थीप्स मतलब क्या होता है? चोर होता है। तो किशोरों के चोरी करने के कारणों के बारे में बताया 1944 में, 1944 में। तो वर्ष के साथ साथ किताब के बारे में एक वाक्य में जानना ये अत्यंत आवश्यक रहेगा कि वो किताब किससे संबंधित है। हालांकि आप सभी लोगों ने विकल्प ए का चुनाव पहले ही कर चुके थे और सही जवाब बेसिकली विकल्प ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यह किसका तर्क है कि मर्टन असभ्यतापूर्ण और आनंद के लिए सैर करने जैसे गैर उपयुक्तावादी अपराधों का विवरण देने में असमर्थ रहे हैं, जिनसे आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है? ये स्टेटमेंट के आधार पे आलोचना किस विद्वान ने की है? ये आपके सामने जवाब है। किसका तर्क था कि मर्टन असभ्यतापूर्ण और आनंद के लिए सैर करने जैसे गैर उपयुक्तावादी अपराधों का विवरण देने में असमर्थ रहे? अल्बर्ट के कोहन का तर्क था। कोहन का तर्क था। आपको बताना मैं चाहूँगा, कारण ये था क्योंकि मर्टन विचलन की व्याख्या जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में करते हैं। पता होना चाहिए मर्टन किस चीज़ की व्याख्या करते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में करते हैं। मर्टन विचलन को साधन साध्य की असंगतता का परिभाषा मानते हैं। अल्बर्ट के कोहन टेलोट पार्सन्स का छात्र था। मर्टन ने तनाव का सिद्धांत के विपरीत, स्ट्रेस का एक थ्योरी है वो मर्टन का है, उसी के विपरीत कोहन का विचार आया कि हादसा की या हताशा की स्थिति प्रतिक्रिया एक व्यक्ति के अतिरिक्त सामूहिक अनुक्रिया कर देती है और ये एक प्रकार के शब्द हैं जो प्रस्तुत होते हैं।
तो गैर उपयोगितावादी अपराधों का विवरण देने में असमर्थ रहें जो आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। सही स्टेटमेंट एल्बर्ट के कोहन का नाम सही माना जाएगा। विकास बधु जो है बहुधा संजातीय आंदोलन की लहर को प्रेरित कर देती है। विकास जो है ना, मैं आप सबसे कहूँगा कि स्टेटमेंट का सही रुख है कि विकास जो है बहुधा सजातीय आंदोलन की लहर के प्रति एक प्रकार से प्रेरित करती है। क्या इस बात से आप सभी सहमत हैं? बताइए। यदि आप सहमत नहीं हैं, हाँ सर सहमत है। मैं बताऊंगा। जो संजातीय आंदोलन शब्द आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है यहाँ पे, ये मेन शब्द है, क्योंकि ये जानना जरूरी है। आप देखिए, जैसे अगर मैं बात करता हूँ संथाल विद्रोह के बारे में, तो क्या हुआ? ये संजातीय आंदोलन हुआ जिसे संथाल हुल के रूप में जाना जाता है। संथाल जनजाति के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार और सामंतवादियों के क्रूर नीतियों के खिलाफ था। पूर्वी भारत में वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक विद्रोह था इस परिप्रेक्ष्य में, है ना। तो किसी संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, धर्म या क्षेत्र को बचाने की कोशिश जो की जाती है, एक प्रकार से वो जातीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में ही होता है। एग्जाम्पल है, तो विकास बहुधा सजातीय आंदोलन की ही लहर को प्रेरित करती है। अरे भाई, इस बात से सहमत होना चाहिए आप लोगों को, है ना। जो एक संजातीय आंदोलन बेसिकली रिप्रेजेंट करती है। ये अलग की बात है कि जैसे आप मान लीजिए एक निर्भया आंदोलन हुआ था, भ्रष्टाचार आंदोलन हुआ था, ये जो है संजाति में नहीं आता है, ये विषम जातीय में आता है, ऐसे आंदोलन, है ना। अब जैसे आदिवासी की बात करते हैं, पर्यावरण बचाने के संबंध में वनों को ना कटाई की जाए, ये क्या है? संजातीय आंदोलन का एक प्रकार का लहर है। तो विकास बहुधा बेसिकली इसी परिप्रेक्ष्य में होता है। तर्क की बात करते हैं तो लोगों का विस्थापन बड़े बांधों के निर्माण के कारण हुआ है। अब देखिए, अगर मैं जैसे और भी बांध बचाने के चक्कर में या वनों को बचाने के चक्कर में आंदोलन हुआ है, तो सजाती शब्द हुआ है, तो वहाँ पर देखिए नीचे तर्क में भी बोल दिया कि लोगों का विस्थापन बड़े बांधों के निर्माण के कारण ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए होता था। तो बात दोनों सत्य है, यहाँ पे गलत नहीं है कोई भी स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट आपका सत्य मान लिए जाएंगे और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी वाला ही सही माना जाएगा। देखो, मेरा कहने का मतलब, यदि विकास हो रहा है तो आंदोलन की प्रक्रिया की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि विकास में प्रगति, पुनर्वास, रोजगार आदि सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। और यह कहना बड़े बांधों के निर्माण की वजह से भी स्थापित होता है। तो इन परिप्रेक्ष्य में कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हो जाएंगे। तो व्याख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट नहीं बनेंगे, क्योंकि विस्थापन के लिए जिम्मेदार कारक अन्य होते हैं, जैसे अवसरों की उपलब्धता हो गई, उच्च जीवन स्तर हो गया, है ना, रोजगार हो गया, अच्छी शिक्षा हो गई। ये सब क्या है? ये सजातीय परिप्रेक्ष्य में बन जाता है। और सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही माना जाएगा। व्याख्या तो है ही नहीं इसमें, है ना, इसलिए आप यहाँ पर व्याख्या भी नहीं दर्शाएंगे। 52, निम्नलिखित में से संक्रमण रोगों का भारत से अभी पूर्णतः उन्मूलन होना शेष है। और इनमें से बताइए कौन सा वो रोग है? सर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है गैर संक्रमण में आता है कि संक्रमण में आता है? गैर संक्रमण में आता है सर। उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा सर इसमें। 6 रोग देखिए, 6 रोग। यस सर, 6 रोग। टीबी, बिल्कुल, किसी बच्चे ने कहा अभी यहाँ पे टीबी। देखिए, यहाँ अगर मैं बात आप लोगों से कह रहा हूँ, तो यदि आपने 6 रोग को दर्शाया है यहाँ पर, तो आपका सही जवाब है 6 रोग। टीबी यानी रोगाणु से है। आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करके एक जीवाणु होता है। सर इसका 2025 तक के लक्ष्य है, अभी ये बाकी है। सही है। हाँ,
इसमें देखो संक्रमण रोग में बेसिकली आपका मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया इत्यादि इस तरीके की चीज़ें दर्शाती हैं। और क्षय रोग बेसिकली सक्रिय टीबी रोग को सामान्य लक्षणों में, जैसे आप खांसी देखते हैं, छाती में दर्द देखते हैं, खून का वल्गन यानी वल्गम मतलब कफ या काली खांसी इत्यादि चीज़ें आप इस तरीके के संकेत मान लेते हैं। और इन परिप्रेक्ष्य में अगर आपने यहाँ पर ये बात सुना है तो ये बात सत्य है कि बेसिकली संक्रमण रोगों का भारत में अभी पूर्णतः उन्मूलन होना शेष है, वो है क्षय रोग। और किसी बच्चे ने अभी 2025 का टारगेट भी बताया है ना, 2025 मतलब आप सोच के चलिए कि जब तक कोई WHO के द्वारा कोई डेटा ना आ जाए तब तक हम इसे नहीं मानेंगे। अब ये सारी डेटा वगैरह कौन निर्धारित करता है बीमारी की ये पूर्णतः समाप्त होगी? जैसे पोलियो है तो ये किसने बताया? WHO ने ही बताया था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये चीज़ें WHO के द्वारा ही बताया जाएगा और सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका ए माना जाएगा, ठीक है। तो क्षय रोग भारत की अभी भी पूर्णतः उन्मूलन होना शेष है और क्षय रोग एक संक्रमण रोग है। बिहार, पश्चिम बंगाल में इस रोग का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इस रोग के उन्मूलन हेतु 1990 और 91 में इस कार्यक्रम को मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम फंड से जो है संचालित किया गया था, है ना। इसको 1990 और 1991 में कार्यक्रम मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम फंड से इसको जो है संचालित किया गया था इस रोग को। और सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 53, आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि, आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि से N.K. बोस का अभिप्राय बताइए। N.K. बोस का अभिप्राय बताइए, इनमें से कौन सा अभिप्राय है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। देखिए बिल्कुल आपने यहाँ पे जवाब ऑप्शन नंबर सी का अगर दिया है तो आपने करेक्ट दिया है। देखिए आदिवासियों के समावेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो M.K. बोस का अभिप्राय आदिवासियों के द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उत्तरवादिता थी। आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उत्तरवादिता है। इन्होंने अपनी जाति जनजाति निरंतरता की अवधारणा को विकसित किया और कहा भी कि जनजाति की अर्थव्यवस्था भी जातिगत समाज की भांति कृषि, शिल्प और लघु व्यवसाय पर आधारित होती जा रही है। इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ने इनको स्वीकार कर लिया है ना, और ये बात सही भी है। इसलिए इस आधार पर ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा वो करेक्ट होगा। आगे कहता है कि आपको देखो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 से हमें मिलान करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है। और यदि मैं आपसे पुरुष तंत्र की बात करता हूँ तो पुरुषों का शासन हो जाएगा, है ना। अर्थात समाज पितृवंशी होता है तो संपत्ति का बंटवारा पुरुषों के बीच ही होता है, शक्ति और सत्ता का पुरुषवादी होता है, तो इसलिए पुरुष तंत्र तो क्या बन जाएगा? थर्ड बन जाएगा। बात सही है कि नहीं बताइए। और उभयलिंगता एक ही व्यक्ति में पुरुष और महिला के गुण हो गए, यानी थर्ड जेंडर हो गया उभयलिंगता। और थर्ड जेंडर कहाँ पर है, किस पॉइंट पर है? फोर्थ में हैं? जी सर। हाँ और सर। स्त्री राज्य की बात करता हूँ तो महिलाओं द्वारा सरकार महिला द्वारा सरकार। महिलाएं शक्ति और सत्ता का केंद्र होती हैं। संपत्ति का बंटवारा महिलाओं के बीच में भी होता है, तो अतः आप यहाँ पर क्या कह सकते हो सी वाले को, महिलाओं द्वारा सरकार, स्त्री, महिलाओं द्वारा सरकार। हाँ। और स्त्री तंत्र गाइनोक्रेसी, महिलाओं का शासन, महिलाओं का शासन। यानी आप कहते ऑप्शन हैं कि नंबर महिलाओं 3। के सभी निर्णय लेती, महिलाएं ही सभी निर्णय लेती हैं और शक्ति और संपत्ति की मालकिन होती हैं ये। अतः आप 3, 4, 1, 2 को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यानी सी वाले में आ रहा है, सी वाला ऑप्शन। सी वाला आएगा सर। 55 में देखिए आसान सा सवाल है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम संसद के द्वारा 12 सितंबर 1961 को स्वीकृत किया गया था। आप पहले को पहले से मैच कर सकते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में पूरे देश में लागू हो गया था, है ना, पूरे देश में ये लागू हो गया था। कारखाना अधिनियम 1948 में लागू, पूरे भारतवर्ष में भी इसे लागू कर दिया गया है अब। और कर्मकार प्रतिकार एक अधिनियम है जो 1923 में हुआ था लागू। सब सामने सामने मैच हो गया भाई। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जवाब हो गया।
डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात भारतीय परंपरा संस्कृति से परिचित हो, है ना, ये होना जरूरी है। डीपी मुखर्जी का मानना यही है, कोई भी भारतीय व्यक्ति परंपरा संस्कृति से अवश्य परिचित हो, तभी वह भारत की वास्तविकता को समझ पाएगा, है कि नहीं। मुखर्जी ने भारतीय पर पश्चिम प्रभाव का समस्या के रूप में ना देखकर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित करते हुए कहा है इस बात को, इसलिए आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था महिलाओं के व्यक्तित्व को शरीर और वस्तु तक ही सीमित करके महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने की सांस्कृतिक प्रभुत्वता को प्रबलित करती है। अतः आप ये बात कह सकते हो कि यहाँ जनसंचार जो संस्था है महिलाओं के व्यक्तित्व को शरीर और वस्तु तक ही सीमित करके महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने की सांस्कृतिक प्रभुत्वता प्रबलित है, तो संदर्भ में क्या बनना चाहिए, जनसंचार संस्था। जनसंचार संस्था महिलाओं के व्यक्तित्व को शरीर और वस्तु तक ही सीमित करके महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक प्रभुत्वता को प्रबलित करती है। जनसंचार ना एक प्रकार के महिलाओं का एक वस्तु मानकर प्रदर्शित करता है। विभिन्न प्रकार से विज्ञापन आप देखते हैं, फिल्मों में नारी देह का अश्लील प्रदर्शन करके महिलाओं का एक उत्पाद बेचने वाली वस्तु माना जाता है, जिससे पुरुषवादी समाज उसे सिर्फ एक सीमित आयाम में बंध सकते हैं और उसकी संस्कृति प्रभुत्वता बनी रहती है। और इन परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करता हूं तो सही जवाब बेसिकली जनसंचार ही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, इक्वलिटी। इक्वलिटी का भाव आप सबको पता होना चाहिए, संदर्भित किसको करता है? Sir, that is equity, not equality. अच्छा, सॉरी, इक्विटी जो शब्द दर्शाता है, इक्विटी शब्द जो दर्शाता है वो शब्द किसको दर्शाता है? विकास के लाभों का उचित वितरण। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, इक्विटी जो शब्द आता है विकास के लाभों का उचित वितरण आता है। बेसिकली यहाँ पर आप चीज़ें दर्शा सकते हैं इस तरीके से। गरीबी विरोध शब्द की बात करते हैं, इसका संबंध आय जनित कारक। बिल्कुल सही बात। और दक्षता किसको दर्शा सकता है? उत्पाद के लिए सभी कारक, उत्पादन के सभी कारकों का दक्षतापूर्ण उत्पादन के लिए दक्षतापूर्ण उपयोग। बिल्कुल सही जवाब। बेसिकली आप यहाँ पर ये भी चीज़ें दर्शा सकते हैं, सशक्तता में अधिकार पर अधिकार आधारित अधिकार। हाँ, तो सही जवाब आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पर पहले का तीसरा मैच हुआ है तो आप यहाँ पर कह सकते हो बी का बी ऑप्शन बी होगा सर। आप देखिए एक नाम आता है कास्ट एंड रेस इन इंडिया करके नाम। कास्ट एंड रेस इन इंडिया शब्द जो रिप्रेजेंट की गई है जी.एस. घुरई के द्वारा एक किताब लिखी गई है। घुरई ने आदिवासी जातियों पर एक व्यापक अनुसंधान का कार्य किया था, है ना। जी.एस. घुरई की मैंने PDF भी आप लोगों को भेजा है, उसमें बहुत सारे समाजशास्त्री विद्वान, ये सारे मिल जाएंगे जो चार आपके ऑप्शन में, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि आदिवासी समाज का भारतीय समाज के साथ एकीकृत बल दिया गया है, यहाँ पर यही सही होगा। और उसके बाद आता है एक नाम रिमबर्ड्स विलेज नामक पुस्तक है ये, और ये जो पुस्तक दर्शाई गई है रचना है S.C. दुबे की। भारतीय गांव की बात करते हैं तो इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कर्मकांडीय, पारिवारिक, सामुदायिक आदि का उजागर किया है, तो दुबे जी का यहाँ पर नाम आ जाता है। राजस्थान विलेज की बात करते हैं, ये भी पुस्तक है, B.R. चौहान ने किताब लिखाई है। B.R. चौहान राजस्थान के गाँव के जो रड़ावतों और सादाड़ी में किए गए अध्ययन थे, उन्हीं के आधार पर बृहद परंपरा का एक पार्ट माना जाता था। तो सही जवाब क्या बन जाएगा इसका? B.R. चौहान। इंडिया विलेज की बात करते हैं नामक पुस्तक है, M.N. श्रीनिवासन है, इनका तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर रिलेट करा सकते हैं। सही ऑप्शन अगर आप बात करते हैं पहले का जो 3 मैच हुआ है तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में, तो 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही मैच हो रहा है, यानी डी वाला। अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में किशोर अपराध प्रवृत्ति पर, एक मिनट देखना है सर, चलिए फिर। अमेरिका में किशोर अपराधी प्रवृत्ति निष्प्रभाव प्रविधि पर किसने चर्चा की है? क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने। सर डी और डी मार्जा अच्छा, एंड जी साइकस।
ओके, आप कह रहे हैं डी एंड जी साइकस का नाम, और आपने सही बताया। यहाँ पे चर्चा जो है ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है ये करेक्ट है। इसके अनुसार विचलन जो है किशोरों की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती है, बल्कि एक मज़े लेने की प्रवृत्ति से विचलन करते हैं। ऐसा करने में उन्हें आनंद आता है और इससे उनके मन में कोई अपराध बोध नहीं होता है, बल्कि वे इन अपराधों को न्यायोचित ठहराने का प्रयास करते हैं। अतः आप अमेरिका में किशोर अपराध प्रवृत्ति पर जो निष्प्रभावी प्रविधि होती है वो दी गई है मटजा और साइकस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, इस यह टिप्पणी है किसने की है कि ज्ञान और शक्ति का सह अस्तित्व है और ये आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। आप कहेंगे एम फोकाट का नाम। एम फोकाट शब्द यहाँ पे प्रस्तुत होता है। अतः आप इसमें कह लीजिए कि ये उत्तर संरचनावादी सिद्धांतों को निर्मित करते हैं, एम फोकाट महोदय। एंथोनी गिडिंस बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी का क्या मतलब होता है। एंथोनी गिडिंस ने इस शब्द को बताया है। रिफ्लेक्सिविटी शब्द जो है किसको रिलेट कराता है, तो यह वह तरीका है जिसमें व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उनमें परिवर्तन करता है, और यही शब्द ऑप्शन नंबर सी है जो एंथोनियो गिडिंस का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति को इस प्रकार अभिमुख करने की आवश्यकता है कि वह वैश्वीकरण की चुनौती का सामना कर सके। आप कहेंगे इस स्टेटमेंट को सत्य के परिप्रेक्ष्य में सही है सर। और भारत में संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा का निजीकरण, MNC में कार्य के अवसरों का प्रदान करना और उदार व्यापार और व्यवसाय नीतियों को आवश्यकता के रूप में दर्शाना। देखिए, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति इस प्रकार अभिमुख करने का आवश्यकता है कि वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना कर सके। और वैश्वीकरण की चुनौतियों के समाधान के बारे में सही अगर हम बात करते हैं तो भारत के संपूर्ण विकास की शिक्षा निजीकरण हो गया, MNC के कार्य के अवसर हो गए प्रदान करना, या आप उदार व्यापार हो गया, व्यवसाय नीतियाँ हो गई, ये सब क्या शब्द बन जाते हैं, इम्पोर्टेंट शब्द बन जाते हैं। और इसी कथन में शिक्षा का निजीकरण हो गया, आपका उदार व्यवसायिक नीति हो गई, इन जैसे शब्दों के बारे में विषय में चर्चा किया गया है। अतः दोनों बात सत्य हैं, परंतु यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति को संबंधित करता है, ये भारत में संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा का निजीकरण को लेकर बात करता है, MNC के कार्य के अवसरों को लेकर। तो इन संदर्भों में अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो सही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे जो जाने वाला है वो आपका बी होगा, व्याख्या नहीं होगी। बाकी स्टेटमेंट जो है दोनों के दोनों आपके सही माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन शब्द है MNC शब्द, ठीक है, और ये शब्द ध्यान रखिएगा। और यहाँ आधुनिक तकनीकी वगैरह दृष्टिकोण शामिल होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट अलग, ये स्टेटमेंट अलग, दोनों अपने आप में सत्य। अतः विकल्प बी आपका सही जाएगा, व्याख्या सही नहीं है ना। देखिए आगे सवाल कहता है 64 में कि बताइए निम्न में से कौन सा लैंगिक चिंताओं की कार्यनीति से संबंधित है। नीचे कूट आपको चयन करना है, ठीक है। आप कह सकते हो जागरूकता बढ़ाना, आप कह सकते हो शिक्षा, आप कह सकते हो राजनीतिक सशक्तिकरण। आयोजन कार्यक्रम हटा दीजिए, खाद्य सुरक्षा हटा दीजिए, है ना। ये लैंगिक चिंताओं को कार्यनीति के संबंध में है। आप 2, 3, 5 को लगाइए, 2, 3, 5 ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। सर 64 पे एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। 64 में देखिए लैंगिक चिंताओं की कार्यनीति के संबंध में है सर, और इसके अंतर्गत लोगों के बीच में जागरूकता करना बढ़ाना है, सबके लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शामिल है, राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम से निर्वाचन और चुनाव में अपनी भूमिका निभानी है जिससे लैंगिक असमानता कम हो सके, है ना, लैंगिक असमानता कम हो सके। लैंगिक असमानता कम करने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, माइकल फोकाट का नाम बात करते हैं। माइकल फोकाट महोदय ने एक जो है डिसिप्लिन एंड पेनिस करके एक किताब लिखा था सन 1975 में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस किताब को 1975 में
जैक डेरिडा एक नाम आता है, और इसने राइटिंग एंड जो है डिफरेंस नामक की किताब लिखा था 1978 में, जो उत्तर आधुनिकता का विश्लेषण किया था, विखंडनवाद का अवधारणा दिया था। तो ये शब्द डेरिडा का 1978 में राइटिंग शब्द को रिलेट करा देता है 1978। एंटोनियो गेडिंस का नाम आपने सुना होगा, जो अगर हम बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सोसाइटी, द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं ये। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ये शब्द को रिलेट करा देता है। सन 1984 की ये किताब थी जहाँ संरचना को लेकर बातचीत किया गया था। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेराल्ड गॉर्फिकेल का नाम, स्टडीज़ ऑफ एथनोमेट्रोलॉजी शब्द आता है, किताब आती है अगर हम बात करते हैं सन 1967 में बृहद स्तरीय समाजशास्त्री वस्तु निष्ठता सिद्धांतों की आलोचना की गई थी इसमें, है ना। अतः आप सभी लोग विकल्प डी का चुनाव करें, यही डी वाला ऑप्शन आपका सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 आता है कि सुधारक संस्था किशोर अपराधी प्रवृत्ति में सुधार करने में सहायक होती है, अन्यथा सुधार प्रक्रिया को कहते हैं। सुधारक संस्थाएं किशोर अपराध प्रवृत्ति में सुधार करने में सहायक होती है, अन्यथा सुधार प्रक्रिया का पुनः समाजीकरण होता है ना, पुनः समाजीकरण होता है, पुनः समाजीकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पुनः समाजीकरण का मतलब है दोबारा नए मूल्य मानदंड आदर्शों को सीखना। पहले समाजीकरण होता है, फिर विसमाजीकरण में व्यक्ति कुछ सीखे हुए अवसरों को छोड़ देना, उन परिप्रेक्ष्य में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। उसके बाद हमारे सामने आता है 67, समाजशास्त्रीय अनुसंधान में ग्रामीण शहरी जो है कॉन्टिन्यूम के अध्ययन का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? ग्रामीण शहरी कॉन्टिन्यूम अध्ययन का सुझाव सबसे पहले सेरोकिन और जिम्मरमैन का नाम आता है, सेरोकिन और जिम्मरमैन का नाम आता है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला सही होगा। 68 में आपको मिलान करना है, बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन शेपिंग एंड सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमिक शब्द है। ये शब्द किस विद्वान के संदर्भ को रिलेट करा सकता है? तो आप कह सकते हैं कि हेंडरसन हैज़ल का नाम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं रेथिकिंग ग्लोबलाइजेशन क्रिटिकल इशूज़ एंड पॉलिसी चॉइसेस शब्द को लेकर, और इस किताब में मार्टिन खोर का नाम यहाँ पर रिलेट हो जाता है। और ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया की बात नामक पुस्तक पुरुषोत्तम जो है भट्टाचार्य और अजितो चौधरी का नाम हमें देखने को मिल जाता है इसके अंतर्गत। और एक आता है ग्लोबलाइजेशन चैलेंज इन इंडिया नामक पुस्तक, आलोक राय का नाम। आप यहाँ पे सामने सामने को मैच कर सकते हैं, 1 2 3 4 विकल्प आपका पहला सही जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है तो सर ऑप्शन बी। हाँ, डिप्रेवेशंस इंडेक्स जो है पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है, है ना। गरीबी रेखा या मटेरियल डिप्रीवेंशन का संबंध पूर्ण गरीबी से बेसिकली संदर्भों को नहीं दर्शाएगा, जीवन की मूल आवश्यकताओं का अभाव दर्शाता है ना इस परिप्रेक्ष्य में, जैसे रोटी कपड़ा मकान। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अपवर्जन का अनिवार्य घटक है? सही विकल्प होगा सामाजिक अधिकारों से इनकार करना, है ना। 71, सूची 1 सूची 2 से मिलाया गया है। क्राइम एंड पर्सनैलिटी शब्द आया हुआ है, ये किससे संबंधित है? तो नामक पुस्तक एच आइजैक से रिलेटेड है, ये सामने मैच हुआ है। और वहीं अगर हम बात करते हैं जो है ह्यूमन डेवियंस सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल कंट्रोल का नामक E.M. लेमर्ट का नाम रिलेट होता है सामने। और जो है डेलिक्वेंसी एंड ड्रिफ्ट का नाम अगर हम बात करते हैं तो नामक पुस्तक डी मटजा का नाम सामने मैच हुआ है। जुवेनाइल जो है डिलिक्वेंसी एंड अर्बन एरियाज, अभी एक सवाल इस पर आया था हिंदी में, और यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि C.R. शॉ और H.D. मैके का नाम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। सही विकल्प जो है सामने सामने गया है, जिसका मतलब है कि पहला ही होगा, 1 2 3 4 पहले में ही लिखा होता है।
सर क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछना था, विसमाजीकरण और पुनर्समाजीकरण में क्या फर्क होता है सर? मैम इससे भी पहले मैंने एक वीडियोस बना रखा है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, है ना, समाजीकरण के संबंध में। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास 75 क्वेश्चन को कवर करना है, इसको पहले कवर करते हैं, फिर अभी आपको डिस्कशन करते हैं उस पर, है ना। ग्रामीण समाजशास्त्र भारत में समाजशास्त्र का एक सुविकसित और प्राचीन क्षेत्र है। ग्रामीण समाजशास्त्र, ठीक है, ग्रामीण समाजशास्त्र भारत में समाजशास्त्र का एक सुविकसित और प्राचीन क्षेत्र है। आपको बता दें कि यह स्टेटमेंट आपका जो है सत्यता के रूप में आएगा। सॉरी, भारत ग्रामीण समाजशास्त्र भारत में समाजशास्त्र का एक सुविकसित और प्राचीन क्षेत्र है। नहीं, पहले थोड़ी था, अब हुआ है। यह असत्य स्टेटमेंट है। बताइए कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र को विकसित, ठीक है, विकसित क्षेत्र माना जाता सर सुविकसित का मतलब ये है ना कि नहीं हुआ? है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, मतलब सुविकसित का मतलब है सर सही सुविकसित हुआ है। हुआ अच्छे है। से अच्छे विकास होना, अच्छे से विकास होना सर। हाँ सर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके ओके। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए एक बार सभी लोग ध्यानपूर्वक। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ग्रामीण समाजशास्त्र भारत में समाजशास्त्र का एक सुविकसित और प्राचीन क्षेत्र है, तो ये कहना उचित नहीं है, गलत स्टेटमेंट है पहला। और भारत में बहुत से विशेष सामाजिक मानव विज्ञानी और समाजशास्त्रियों ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय ग्रामीण समाज का अध्ययन किया था। और ये बात देखिए सही है सर ये सही है। ये सही है सर। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि भारत में बहुत से विशिष्ट मनोवैज्ञानिक हैं, समाजशास्त्री लोग हैं जो 20वीं शताब्दी के दौरान में भारतीय ग्रामीण समाज को लेकर काफ़ी चर्चा पर चर्चा किया है। तो मैं कहूँगा कि पहला असत्य लगाइए, दूसरा सत्य करिए, ऑप्शन नंबर बी वाला स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मानव समाज के विकास का सही अवस्था क्या हो सकता है, इसका आपको चयन करना है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि पहला अवस्था शिकार का होता है, शिकार करना। पहले समय में क्या करते थे, शुरुआती में मानो शिकार करना, आखेटन शब्द आता है। दूसरा मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि खाना जमा करना, और खाना जमा करना उसी संदर्भ को। फिर जो है एक शब्द आता है हो कल्चर, मतलब आप यहाँ पे ये शब्द रिलेट करा सकते हैं, होल कल्चर शब्द आप ये कह लीजिए कि संस्कृति को दर्शाना को कल्चर शब्द रिलेट हो जाएगा। और पशुपालन शब्द, हल और पालतू पशुओं पर आधारित कृषि अर्थात व्यवस्था और आधुनिक औद्योगिक पूंजीगति उत्पादन। पहला ऑप्शन सटीक जाता है एक मानव समाज को विकसित करने की अवस्था में। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका सत्य माना जाएगा। 74, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विकास कहेंगे। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें विकास सकारात्मक मूल्य में हो तो वो विकास ही होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। विकास देश का अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक रहन सहन का स्तर दर्शाता है। इसके प्रगति की भावना मानव के उत्तम कल्याण की भावना निहित हो जाती है इसमें। और मोर इक्वालिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? हर्बर्ट जी गैंस का नाम आता है। सही जवाब पहला ऑप्शन आपका सही जाएगा। इस पुस्तक में समाज में समानता लाने की बात की गई है। उन्होंने कारकों की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, ये शब्द आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब बताइए क्या पूछ रहे थे, कोई स्टूडेंट पूछ रहा था समाजीकरण को लेकर। हाँ, सर विसमाजीकरण और विसमाजीकरण और पुण्य समाजीकरण में फर्क पूछ रहे थे सर, डिफरेंस। पुनः समाजीकरण और विसमाजीकरण में आप अंतर पूछ रहे हैं, यही ना? जी सर जी। हाँ, देखिए जैसे पुनः समाजीकरण का आशय क्या बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कोई चीज़ें दोबारा से हो रही है ना, कोई चीज़ें जो है बेसिकली दोबारा से अगर हो रहा है, पुनः दोबारा उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो उन कंडीशन में वह शब्द जो है पुनः रिलेट होता है ना, पुनः रिलेट होता है उन संदर्भ में जब आप किसी कार्य को दोबारा से उसे मॉडिफाई कर रहे हो या दोबारा से समाज की मुख्य धारा से आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उस प्रक्रिया में। अब समाजीकरण होता है क्या है भाई, जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को भूल जाता है तो उसके लिए सामान्य हो जाता है,
तो उन कंडीशन में उसे दोबारा लाने का प्रयास किया, उसे हम लोग बोल देते हैं कि पुनः समाजीकरण होता है। विसमाजीकरण शब्द एक ऐसा होता है जो ये तब कंडीशन दर्शाता है जहाँ सामाजिकता के साथ बातचीत हो रही हो, परिवार के साथ एक समानता संदर्भ दर्शाया जा रहा हो, मानदंड एक ही हो रहा हो, संस्कृतिकरण भी दर्शाया जा रहा है, तो उन परिप्रेक्ष्य में जो है विसमाजीकरण शब्द रिलेट हो जाता है। और पुनः समाजीकरण में दोबारा से उसको, या पुनर्समाजीकरण में मतलब दोबारा उसको ले आना समाज। पहले वो सही था, फिर बाद में असामान्य हुआ, अब उसे सामान्य करने के लिए उसे दोबारा उसके साथ एक्टिविटी होगी, और जो सामान्य एक्टिविटीज़ होती है वो विसमाजीकरण को दर्शाती है। बस इतनी शब्द आपको ध्यान रखना है, विसमाजीकरण और सामान्य समाजीकरण शब्दों का ही केवल खेल है, ठीक है, एक है। तो आज के लिए इतना ही रखिए, क्योंकि आपका अभी पेपर हो गया फिनिश, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे आगामी जो पेपर हुए, विगत वर्ष में जो पेपर हुए हैं, उन प्रश्नों को भी हम लोग बातचीत यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन बेसिकली ड्रॉप किया गया था इसमें, एक 19 नंबर का क्वेश्चन था, और एक यहाँ पर 59 नंबर का क्वेश्चन था, और एक आप लोगों ने लिखा 41 का नंबर का क्वेश्चन था, ड्रॉप किया गया था, ठीक है। आगे जो है कल देखेंगे समाजशास्त्र के और भी प्रश्नों। सर